हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इस टॉपिक को मैंने क्यों लिया है, इसकी बहुत ही ऑथेंटिक रीजन है, क्योंकि यूपीएससी ने इस पे अभी तक 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा है। और दूसरी वजह क्या है, आपको सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यूपीएससी के लिए? इसकी वजह है, ये इंडिया में पाई जाने वाली वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। और ये आईयूसीएन की जो लिस्ट है, रेड डेटा बुक, उसमें ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड आती है। और इनकी पॉपुलेशन इंडिया में, इनके नंबर जो बचे हैं 40 से 50 बचे हैं। इसलिए इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईली फोकस्ड प्रोग्राम स्टार्ट कर चुकी है। और उस प्रोग्राम का जो पीरियड है वो 2024 से 2029 है। ये क्वेश्चन आपको यहां से भी पूछ सकता है। और मैं हमेशा बोलता हूं, ये लेक्चर आपको यूपीएससी के साथ साथ अगर कोई पीसीएस एग्जाम भी आप दे रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, सभी को ये कवरअप करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक को क्या आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है इसका। तो हम पहले जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने। ये आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए। और इस प्रोग्राम का फोकस क्या है, तो ध्यान रखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ 2 आउट ऑफ 4 बस्टर्ड स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। यानी भारत में, तो ध्यान रखेंगे, इसमें से 4 में से 2 स्पीसीज पाई जाती हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम है। आप कहोगे सर इसमें कौन सी आती हैं, वो बात हम आगे करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बंगाल फॉलिकन है, वो इसी की एक सब स्पीसीज है। तो ये भी याद रखेंगे, ये प्रोग्राम केवल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हालांकि इसका साइंटिफिक नेम पूछेगा नहीं, फिर भी आपको इसको याद रखना चाहिए, एड्रियोटिस नेग्रिसिप। ठीक है, और ये किसमें आता है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब यहां पे हम क्लियर कर दें कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होता है। रेड डेटा बुक के अनुसार, रेड डाटा बुक, इसमें कोई भी स्पीसीज 90% लॉस कर चुकी होती है, और उसके जो एडल्ट होते हैं वो केवल 40 से 50 या लेस देन 100 बचे हों, तब हम उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिक्लेयर करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, इस पे भी यूपीएससी स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये है, और ये पाई कहां जाती है उसको भी हम देखेंगे। इस पे जितना भी डायमेंशन हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम सारे कवर करेंगे। मैंने हमेशा बोला है कि हम जो वीडियोस लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, उसका यूपीएससी 2025 लिखा है। दैट मींस ये वीडियोस आपके लिए प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस एज वेल एज इंटरव्यू के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है कि सारे डायमेंशन आपके इससे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो देखेंगे लेसर फॉलिकन, ये एक दूसरी इसकी स्पीसीज होती है, जिस ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखें लेसर फॉलिकन, ये इसी बर्ड स्पीसीज का एक पार्ट है। आगे चलते हैं, देखो जो मैं कहता है कि 4 में से जो 2 स्पीसीज को बचाने का प्रोग्राम चल रहा है, एक है बंगाल फॉलिकन, एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये नाम, इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी पाई जाती है? मैक क्वीन बस्टर्ड, 4 स्पीसीज थी, 2 हमने पढ़ लिया। कौन कौन से? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फॉलिकन, लेसर
फॉलिकन और मैकक्यून बस्टर्ड। अब देखेंगे इसका बैकग्राउंड, देखेंगे इस प्रोग्राम को लॉन्च कब किया गया था, 2013 में। किसके लिए? बस्टर्ड कंजर्वेशन के लिए किया गया था। इससे क्या होगा, हम इसकी रिकवरी कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम क्या लिखा है, ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इनके कंजर्वेशन के लिए, उसका जो एंड होगा वो 2033 तक होगा। आप सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने हमें 2029 बोला है, तो मैं आपको बता दूं यहां पे देखो, यहां पर केवल बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम की बात हो रही है। और यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां देख लीजिए, यहां पर क्या है, यहां पर फर्स्ट लॉन्च किया गया ये कंजर्वेशन इनिशिएटिव है। आगे चलेंगे हम लोग। अब देखिए इसके बारे में, इसकी इंप्लीमेंटेटिंग एजेंसी कौन है, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रही है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसकी फंडिंग एजेंसी कौन है, देखो एक होती है प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने वाली, एक होती है प्रोग्राम को फंडिंग करने वाली। जैसे इंडिया में जो मूवीज बनती हैं, तो मूवीज में आपने देखा होगा एक होता है डायरेक्टर, एक होता है प्रोड्यूसर। डायरेक्टर मतलब फिल्म को डायरेक्ट करने वाला कैसे बनेगी, प्रोड्यूसर मतलब होता है फंड करने वाला। तो एक टाइप का ये प्रोड्यूसर है। ये कौन कर रहा है, नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड द प्लानिंग अथॉरिटी, इसे बोलते हैं कैंपा फंड, ये ध्यान रखेंगे। और कैंपा फंड पर भी यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा है। देखो डेटाबेस क्वेश्चन यूपीएससी जनरली नहीं पूछती है, इसलिए डाटास पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ध्यान रखेंगे पहले जो प्रोग्राम था वो हमने स्टार्ट किया था 2016 में और टारगेट था 2035, लेकिन रिकवरी इतनी फास्ट नहीं हो पा रही थी। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिवाइज किया और 2024 से लेकर 29 तक हमने इसको रख दिया। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसकी फंडिंग एजेंसी पता लग गई आप लोग को। आगे चलते हम लोग, कैंपा के बारे में मैंने बता ही दिया आप लोग को, ठीक है। इसका क्या हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड किसके लिए, अफॉरेस्टेशन, इनको बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, इन सभी चीजों के लिए हम काम करेंगे। लीगल फ्रेमवर्क हो गया। हाँ अब देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, क्योंकि जो इसके, अब देखो यहां पर इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से जोड़कर नहीं पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बारे में अलग से आपको सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हम अलग से जान लेते हैं। तो ये क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस का मतलब होता है इनके पास खुद सेल्फ रेगुलेटरी पावर भी कुछ होती है, जिससे ये अपने डिसीजन ले सकते हैं। और ये स्टेब्लिश कब हुई थी, 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में है, जहां पे फॉरेस्ट सर्वे का भी है। अब देखो इसके फंक्शन क्या है, इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, एकेडमिक कोर्सेस एंड द एडवाइजरी इन द वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड द मैनेजमेंट। यानी अगर फॉरेस्ट के बारे में हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, रिसर्च करेंगे, वहां के वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना के बारे में जानकारी लेंगे, तो बहुत आराम से हम इस स्पीसीज को कंजर्व कर सकते हैं। आगे चलते हम लोग। अब इसकी पार्टनर एजेंसीज कौन है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर बार बोल रहा हूं, फंडिंग एजेंसी अलग हो गई, ठीक है, और इसकी इंप्लीमेंटेटिंग एजेंसी अलग होगी, इंप्लीमेंट करने वाली। यहां पे पार्टनर में कौन आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट तो होगी, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट,
आप कहो सर राजस्थान कैसे आ गया? इसकी वजह है कि इस स्पीसीज की मोस्ट ऑफ द जो बर्ड्स पाई जाती हैं वो राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क के आसपास एरिया में पाई जाती है, इसलिए राजस्थान। और ये राजस्थान का जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो राजस्थान का स्टेट बर्ड्स भी है, जिसे वहां की लोकल लैंग्वेज में गोड़ावल भी बोलते हैं। इसके अलावा ये गुजरात में पाया जाता है, महाराष्ट्र के कुछ एरिया में पाया जाता है, तो ये भी देखेंगे इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसके पार्टनर हैं। अब बात समझ में धीरे धीरे आ रही होगी आप लोग को। अब इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान रखेंगे कंजर्वेशन ब्रीडिंग। ब्रीडिंग को क्या करेंगे इसमें लोग? कैप्टिव ब्रीडिंग। देखो यहां पे एक टर्म्स आएगा कैप्टिव ब्रीडिंग, मैं उसकी बात आया करूंगा कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। फिलहाल हम इसको एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत करते हैं। इस पर यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं उन ईयर को साथ में लेके चल रहा हूं कि आप समझिए एक टॉपिक को हम इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे में करेंगे कि इस पर जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं वो सारे हम कवर कर लें। देखिए अब यहां पर टर्म्स आया एक्स-सिटू, तो हम इनको दोनों को समझ लेंगे। एक्स-सिटू एंड इन-सिटू का मतलब क्या होता है? इन-सिटू का मतलब होता है नेचुरल हैबिटाट्स। नेचुरल हैबिटाट्स हो गया। नेचुरल मतलब जहां पर फौना एंड फ्लोरा पाए जाते हैं उनको उनके नेचुरल कंडीशन में प्रिजर्व करना या कंजर्व करना। अब टाइगर को घर पर लाकर हम पाल तो लेंगे, फिर तो टाइगर ही बचेगा, हम गायब हो जाएंगे। तो इसलिए जहां पर ये पाए जाते हैं उनके नेचुरल कंडीशन में उनको कंजर्व करने के प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं इन सिटू। इन सिटू के अंतर्गत आता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। अब मैं इन तीनों में भी डिफरेंस बता देता हूं आप लोग को। नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क में हम वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना को कंजर्व करते हैं, वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंडेंजर्ड एनिमल को कंजर्व करते हैं, वहीं बायोस्फीयर रिजर्व में पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं। पूरे इकोसिस्टम का मतलब होता है वहां का सॉइल भी, फॉरेस्ट भी, एनिमल भी, वाटर भी, एयर भी, यानी कंप्लीट इकोसिस्टम की हम बात करते हैं। वहीं अगर सबसे ज्यादा, अब देखो यहां पे मैंने इसकी डेफिनेशन डाली, अगर पूछेगा सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कहां होती है तो नेशनल पार्क में, उससे कम कहां होती है बायोस्फीयर रिजर्व में, सबसे कम होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व, सेकेंड नंबर पे होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सबसे छोटा होता है नेशनल पार्क एरिया वाइज। वहीं सीक्रेट ग्रोव्स क्या होते हैं? इसको बोलते हैं पवित्र उपवन। ऐसे कोई स्पिरिचुअल प्लेस जहां पर किसी एनिमल को प्रिजर्व किया गया है रिलीजियस पर्पस से, लेकिन रिलीजियस पर्पस से होने के बावजूद भी उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं किसी टेंपल के प्रीमाइसेस में, किसी ऐसे एरिया में जहां पर उनको उस जीव को ईश्वर के रूप में या उनके साक्षात के रूप में पूजा जाता है। जैसे राजस्थान का बिश्नोई समाज, वहां पे हिरण और जानवरों की बहुत अच्छे से पूजा होती है। मेघालय की कुछ ट्राइब्स हैं वो भी करती हैं, तो इनको बोलते हैं सीक्रेट ग्रोव्स। ये आगे नेचुरल हैबिटाट्स में। अब आगे एक्स-सिटू मतलब हो गया, यहां पे हो गया आर्टिफिशियल। यहां पर अब कोई शेर या हिरण इतनी दिक्कत में है कि अगर उसे जंगल में छोड़ा गया तो वो एक्सटिंक्ट कर जाएगी, तो हम वहां से निकाल कर उसको जूलॉजिकल पार्क में रख देते हैं, जस्ट लाइक का चिड़ियाघर। ध्यान रखिएगा, चिड़ियाघर या जो जू होता है वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंजर्वेशन। तो इस पे भी यूपीएससी ट्रिकी स्टेटमेंट बना सकता है। बॉटनिकल गार्डन, जहां पे फ्लोरा को हम कंजर्व करते हैं। जीन बैंक में
हम सीड्स को प्रिजर्व करते हैं, जैसे स्वार्डबर्ग हो गया, वहां पर हमने क्या किया है, उनके बीजों को प्रिजर्व किया है, जिससे क्या होगा, यहां पर कभी भी कोई डिजास्टर आएगा तो हम फिर से चीजों को रीजनरेट कर सकते हैं। क्रिप्टो प्रिजर्वेशन में होता है -143 डिग्री सेल्सियस पर इनके जो जीन होते हैं उनको प्रिजर्व करना, इसे बोलते हैं क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। ये हो गया इन सीटू एक्स सीटू, इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। आगे चलते हैं। अब देखो इसके अलावा हम क्या करते हैं, अभी तो हमने एक्स सीटू हो गया, उनका पार्टनर हो गया, रिसर्च हो गया। अब इन पे हम रिसर्च करेंगे, ऐसे साइंटिफिक मेथड डेवलप करेंगे जिससे हम इन्हें प्रिजर्व कर सके। देखो आगे ना, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, सॉरी कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। तो इससे हम जो हमारे वर्कर होंगे, इंप्लॉय होंगे, रिसर्चर होंगे, उनको हम ट्रेनिंग देंगे कैसे हम प्रिजर्व करें। हम पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे ताकि कोई इसको शौक के लिए ना मारे, अगर ऐसा करे तो उस पे हाईली पनिशेबल ऑफेंडर का चार्जेस लगे। आगे चलते हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन किसके साथ है इसका, मतलब सपोर्टिंग एजेंसी कौन है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। आई थिंक 2018 में, ईयर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन पूछा है इस पे। और इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है जो नेचुरल कंजर्वेशन का प्रोग्राम का काम करती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में आ जाएगा हमारा इंटरनेशनल फंड फॉर द हवारा 12, ये देखेंगे, इसके बारे में अलग से देखेंगे, ये अलग से एक स्पीसीज है। अब देखेंगे कुछ एनजीओ है और ट्रस्ट है, वो भी यानी इस स्पीसीज को बचाने के लिए बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। कॉर्बेट फाउंडेशन, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल, जिवाडे चैरिटेबल ट्रस्ट और ग्रासलैंड ट्रस्ट, ये भी एनजीओ है। देखो यूपीएससी जिस लेवल का क्वेश्चन पूछता है उसमें हम किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते, और ये मैंने कहा पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी है। अब देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अब देखो स्पेसिफाई करके उसके बारे में, अभी तक क्या था, इंट्रोडक्शन था इस प्रोग्राम का कि इस प्रोग्राम में क्या कौन कौन सी एजेंसियां हैं और क्या क्या इसके कोलैबोरेशन है, कौन कौन से सपोर्टिंग पार्ट है इसके, ये सारे हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे स्पेशल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ लार्ज ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड्स बिलोंग टू द बस्टर्ड फैमिली, ये बस्टर्ड फैमिली में है और इसका वेट सोचो 18 केजी तक का वेट इसका हो सकता है, सोचो कितनी हैवी है। तब भी ये फ्लाइंग है, उड़ सकती है। क्या लिखा है, इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, जो मैंने अभी आप लोग को पहले बता दिया। इंडिया मोस्ट क्रिटिकल इंडेंजर्ड, हम मैंने क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी क्लियर कर दिया। अब क्या है, ये फ्लैगशिप स्पीशीज है। अब फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है, ये पूरे इकोसिस्टम का, ठीक है, मेन सेंटर है, एक पहचान है। अगर ये कोलैप्स कर गई तो पूरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम की पहचान खो सकती है। इसका मीनिंग क्या है, कंजर्वेशन रिफ्लेक्ट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मैंने बोला ना। अब यही लाइन आप लिख सकते हो मेंस में कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो ये मेंस के सारे पॉइंट आ गए आप लोग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये इनके बारे में है। अब देखो इस पे हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फाउंड इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले
दिस इज फाउंड ओनली इन इंडिया, नहीं, ओनली शब्द ऐसे यूपीएससी में गलत होता है ज्यादातर। बट दियर रेंज हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस, लेकिन इसका जो एरिया बहुत तेजी से रिड्यूस हो रहा है, उसकी इसके थ्रेट क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। करंट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका करंटली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब हम वो भी देख लेते हैं। तो देखो इसकी जो मेजर पॉपुलेशन है वो कहां पाई जाती है, राजस्थान में एक नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क। अब ये नेशनल पार्क पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये नेशनल पार्क सलमान खान के सपने में आता है। क्यों? क्योंकि इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है ब्लैक बक। आपने ब्लैक बक के बारे में सुना होगा, इस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसे सिंपल भाषा में बोलते हैं हम लोग काला हिरण। और इसी के शिकार को लेकर सलमान खान पे केस चल रहा था। तो ध्यान रखेंगे, इसी नेशनल पार्क में पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो याद रखेंगे, कभी हो सकता ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में, हो सकता है इस बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ना पूछकर ब्लैक बक के बारे में पूछ ले। बिकॉज ऑफ आपने मीडिया में न्यूज में खबरें सुनी होंगी, लॉरेंस बिश्नोई की खबरें सलमान खान को लेकर, तो इस बारे में ये नेशनल पार्क चर्चे में आ गया है। और हम क्या सोचते हैं, ये तो पॉलिटिकल न्यूज है, हमारे काम की नहीं है। यूपीएससी के थ्रू आप ब्यूरोक्रेट्स बनोगे और सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, तो वहां से इसको लिंक करके क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसकी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन महाराष्ट्र में पाई जाती है, कर्नाटका में एंड आंध्रा में। तो यह भी याद रखिएगा, केवल राजस्थान टिक नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हम लोग, प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, पहले ही बता चुका हूं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अगर इसको नहीं बचाया गया तो हाईली रिस्क पर है, ये एक्सटिंक्ट कर जाएगी। अब यहां पे एक्सटिंक्शन शब्द आया है। अगर मैं पूछूं कोई स्पीसीज अपने नेचुरल हैबिटाट्स में कितने सालों तक नहीं देखी जाएगी कि उसको हम लोग एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर देंगे, तो 50 ईयर। 50 ईयर से ज्यादा अगर वो अपने नेचुरल प्लेस में नहीं पाई जाएगी तो हम उसे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। साइट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। इसके बारे में इसके अपेंडिक्स 1 में आता है। देखो इसका चाहे अपेंडिक्स 1 बोलिए, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 बोलिए, तो दोनों को सिमिलर रखा जाता है, यानी इसमें हाईली प्रोटेक्शन दिया गया है। सबसे हाई लेवल के प्रोटेक्शन की बात की गई है इसमें। इसके अलावा देखते हैं कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज, क्योंकि माइग्रेटरी स्पीसीज आती है, उसके भी अपेंडिक्स 1 में है। और आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए, जिस स्पीसीज के नंबर इतने ज्यादा कम बचे हों तो जाहिर सी बात है इनको हाईली प्रोटेक्शन दिया ही जाएगा। अब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में भी दे रखा है, इसको हाईली प्रोटेक्शन है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद नहीं है, क्योंकि साइट्स के अपेंडिक्स पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये हो गया इनके बारे में। अब इसको थ्रेट क्या है, थ्रेट क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, हैबिटेट लॉस। भाई जो इनके एरिया थे वहां पर लोगों ने घर बना लिए, वहां पे लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहां पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लाइक ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। और इसमें क्या हो गया, पावर लाइन यानी जो बिजली के तार होते हैं, इनके हैबिटाट्स या ग्रास लैंड के बीच से जा रहे हैं। कहो सर इससे क्या लॉस, ये जब उड़ती हैं तो कई बार इस हाई वोल्टेज पावर लाइन से टकराकर इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या लिखा है, ड्यू टू हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पासिंग थ्रू देयर हैबिटाट्स, यानी इस एरिया से पावर लाइन जा रही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है कि जिस एरिया में
अब यहां पे आप सुप्रीम कोर्ट को भी कोर्ट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इनके एरिया से पावर लाइन जा रही है उनको आप अंडरग्राउंड लेके जाइए। हालांकि अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ अच्छे से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। इनकी पोचिंग कर ली जाती है, शिकार कर लिया जाता है इनलीगल। प्रिडिशन, कई बार क्या होते हैं, इनके अंडों को, इनके छोटे बच्चों को वहां के जो डॉग्स होते हैं, वहां की जो फॉक्स होती हैं, अदर जो हैवी बर्ड्स होती हैं, वो इनको हंट कर लेते हैं। तो ये भी वजह है, ये ध्यान रखेंगे। इसका ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। लो ब्रीडिंग रेट, यानी ये जो बर्ड्स होती है एक साल में केवल एक ही अंडे देती है। इस चक्कर में इसका जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है बहुत फास्टली रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये एक साल में एक ही अंडे देती है। आगे देखेंगे कंजर्वेशन एफर्ट क्या है, जो मैंने बताया था, जो नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है इस पे आप फोकस करेंगे। बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम 2024 टू 29, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट शुरू कर रही है कैंपा प्रोग्राम, और इसका फोकस क्या है, हैबिटाट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग, यानी इनके जंगल के बचाने के साथ साथ इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। देखो आ गया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। ये चीजें जब आप मेंस में पुटअप करते हैं तो आपका जो आंसर होता है दूसरे से काफी एक्सक्लूसिव दिखाई पड़ता है। तो यहां देखेंगे हम लोग, ऑर्डर क्या था, पावर लाइन इन द क्रिटिकल हैबिटाट टू बी अंडरग्राउंड और द मार्क्ड विद द वर्ड डाइवर्स्टर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जहां पर इनके हैबिटाट है वहां पे सब वो पावर सप्लाई लाइन अंडरग्राउंड लेके जानी चाहिए। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है, जंगल से इनको लाकर एक प्रोटेक्टेड एरिया में रखते हैं, इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, इनके अंडों से जब चिक्स या छोटे बच्चे निकलते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें जंगल में छोड़ा जाता है। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैव स्टार्ट एक्सी2। अब ये जो कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम किसमें आ गया, एक्सी2 में आ गया। अब हम चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं, कंजर्वेशन टू द सिक्योर अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, तो इनकी इससे हम लोग पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं और इसके काफी पॉजिटिव असर आए हैं। इनके नंबर लगभग 15 से 20 बढ़ चुके हैं, ये अच्छी है, ये अच्छा इंडिकेशन है। प्रोजेक्ट गेट इंडियन बस्टर्ड फोकस ऑन सिक्योरिंग हैबिटाट, रिड्यूसिंग पावर लाइन मोर्टेलिटी, ये सब बातें हम बता चुके हैं पहले। इस पे राजस्थान, हाँ, डेजर्ट नेशनल पार्क, लार्जेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहां पाई जाती है। अब यूनेस्को द्वारा इसको हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था 1980 में, और इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था किसको, डेजर्ट को, 1992 में। यानी इसकी पहचान ग्लोबल लेवल पे पहले हो गई, इंडिया लेवल पे बाद में हुई। नानाज ग्रासलैंड यहां पर पाए जाते हैं, ये ग्रासलैंड का नाम देखो, ये अलग से ग्रासलैंड है। अब मेजर हैबिटाट है जहां पर ये पाए जाते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नानाज ग्रासलैंड। रोला पाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, वहां भी पाए जाते हैं। मैंने कहा था ना थोड़े से नंबर इसके वहां भी पाए जाते हैं। जयामनगाली ब्लैक बक रिजर्व कर्नाटका में। लेसर फॉलिकन, ये साइज में थोड़े से छोटे होते हैं, देखो लेसर फॉलिकन ये होते हैं, अभी और दिखाऊंगा इमेज। लेसर फॉलिकन इज स्मॉल ग्राउंड ड्वेलिंग बस्टर्ड स्पीसीज एंड एंडेमिक टू इंडिया। अब देखो ये पॉइंट बड़े काम का है, यही चीज, ये इंडिया का एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है लोकल स्पीसीज, जो हमारे इंडिया की मूल निवासी हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द 3 बस्टर्ड स्पीसीज नेटिव टू इंडिया। ठीक है, उन तीनों में से एक जो है, ये जो है लेसर फॉलिकन, वो इंडिया की नेटिव है।
आगे चलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बता दिया क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बंगाल फॉलिकन, देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फॉलिकन दोनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती है। हो सकता है यूपीएससी 2 बार से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस बार बंगाल फॉलिकन से पूछ ले या फिर लेसर फॉलिकन से पूछ ले। देखो लेसर फॉलिकन, लोकल नेम क्या है, तामूर, ये सब देखिएगा नाम, इस पे इतना फैक्ट पे इतना फोकस नहीं करना है, मेन पॉइंट फोकस करना है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे है, ग्रासलैंड, स्क्रैबलैंड, एग्रीकल्चर। देखो अब देखो ग्रेट इंडिया, अब यहां पे कंपेयर करने के लिए किसी पूछ सकता है, ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है, अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ये पाया जाता है एरिड रीजन और सेमी एरिड में। वहीं लेसर फॉलिकन या बंगाल फॉलिकन ये पाया जाता है मॉइस्ट रीजन, यानी जहां पर पानी पाया जाएगा, तो इसके क्लाइमेटिक रीजन फर्क है। वहीं जहां लेसर फॉलिकन और बंगाल फॉलिकन ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। तो इस तरह कंपेयर करके भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राजस्थान, एमपी, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ। हाँ देखो, सीजनल माइग्रेशन स्पीसीज मूव अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन, मॉनसून एंड द ब्रीडिंग साइकिल। ये यानी ये मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल 1 में है। साइट्स के, आप देखो, हाँ यहां देखेंगे, ये साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, यानी इनको उतना प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है लेसर फॉलिकन को। हैबिटाट लॉस, ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है भाई, हैबिटाट लॉस होगा ही होगा। ओवर ग्रेजिंग है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, मैकेनाइज ऑफ फार्मिंग है, यानी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। क्लाइमेट चेंज तो हर जगह आप पुट कर सकते हैं। प्रिडिशन, नेक्स्ट इनके जो घोंसले हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जा रहे हैं। इनके एग और चिक्स को, ठीक है, डॉग और जैकल खा जाए, सेम पॉइंट वही आएंगे, ये पॉइंट चेंज नहीं होंगे आप लोग के, ठीक है। ब्रीडिंग डिस्प्ले, मेल परफॉर्म एक्सपेक्टुलर वर्टिकल लैप्स, यानी एक प्रकार का एक परफॉर्म करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। अब इनके जो डाइट होती है, इनकी डाइट क्या होती है, ये ग्रास होपर को खाते हैं, बीटल्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, ये याद रखेंगे। ये देखो बीटल हो गया, ये सब ग्रास होपर हो गया। लेसर फॉलिकल रिकवरी प्रोग्राम, देखो ये जो लेसर फॉलिकन जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंतर्गत ही आता है, इसको अलग से कोई प्रोटेक्शन नहीं, इसी प्रोग्राम के तहत इसको भी कंजर्व किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही इसमें काम। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। अब देखो इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, जो वहां की लोकल कम्युनिटीज होंगी, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे वो गुजरात की हो, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे और इनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे कि अगर ये नहीं रहेंगे तो आपका पूरा इकोसिस्टम लैप्स कर जाएगा, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अब आते हैं बंगाल फॉलिकन, तो बंगाल फॉलिकन जाहिर बात है ईस्ट पार्ट पाए जाएंगे और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेस्टर्न पार्ट में पाए जाएंगे, नाम से क्लियर है। देखिए, देखो
ईस्टर्न एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, यानी इंडिया से लेके म्यांमार, थाईलैंड, इन सब एरिया में पाए जाएंगे ये। इट इज रेयर बस्टर्ड स्पीसीज प्राइमरीली इन हैबिटेट ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड में पाई जाती है। ये देखो, ये है बंगाल फॉलिकन, कितना सुंदर सा है। ये देखो फ्लड प्लेन में, इसलिए कहा था ईस्टर्न पार्ट में पाया जाएगा। फ्लड लैंड, जहां बाढ़ का पानी होगा, एग्रीकल्चर लैंड होगा, राइस कल्टीवेशन एरिया होगा, उन सब एरिया में पाया जाएगा ये। अब देखो, ये ईस्टर्न इंडिया में पाया जा रहा है, यूपी में, असम में, अरुणाचल में, वेस्ट बंगाल में, इसके साथ नेपाल के तराई रीजन में, कंबोडिया, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। यानी ये केवल इंडिया में नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखेंगे। IUCN स्टेटस इसका, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल 1 में है। कौन सा, देखो लेसर फॉलिकन कैसे अपेंडिक्स 2 में है और ये 1 में, क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये देखो अपेंडिक्स 1 में है। माइग्रेटरी बर्ड्स की अपेंडिक्स 1 में भी है ये। इसको थ्रेट क्या है, वही ग्रासलैंड डिस्ट्रक्शन, फ्लड प्लेन डिग्रेडेशन हो गया, पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं, यानी खेतों के अंदर केमिकल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी उनको लॉस हो रहा है। इनके प्रोटेक्टेड एरिया कहां पे, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का, वहां पाए जाते हैं ये। मानस नेशनल पार्क असम में, यहां पर पाए जाते हैं ये। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मॉनिटरिंग, रिसर्च, ये कॉमन से पॉइंट है। अब देखेंगे मैक क्वीन बस्टर्ड, इसी को हम बोलते हैं हवारा बस्टर। इसकी जितनी स्पीसीज थी मैंने इसलिए बता दी, देखो इसको हवारा बस्टर्ड ही बोलते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, ये एशिया और मिडिल ईस्ट तक पाई जाती है, यानी ये ईरान, सऊदी अरब तक पाई जाती है। ये किस क्लाइमेट पाई जाएगी, सेमी। देखो ध्यान रखना, हवारा बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फॉलिकन, ये सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया और वेस्ट एशिया में पाई जाएंगी, यानी वेस्टर्न पार्ट में। बंगाल फॉलिकन ईस्टर्न पार्ट में। ये डेजर्ट एरिया में, देखो पूरे वेस्ट एशिया में क्या है, डेजर्ट है। स्टेपी ग्रासलैंड, ग्रासलैंड और सेमी एरिड रीजन पाया जाएगा ये। सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान तक देखो, ये माइग्रेट भी करते हैं। पाकिस्तान, इंडिया के राजस्थान और अरेबियन पेनिनसुला, वहां तक ये पाए जाते हैं ये। इंडिया में देखो डेजर्ट नेशनल पार्क में, यानी गुजरात और राजस्थान में ये पाए जाते हैं इंडिया में। कंजर्वेशन क्या है, देखो ये, अब देखो हवारा जो बस्टर है वनरेबल है, यानी इनके नंबर क्या है, इनके नंबर 50% घट गए हैं, यानी इनके नंबर अभी इतने डिक्लाइन नहीं किए कि बहुत ज्यादा इनको लॉस हो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के इसमें लिस्ट में नहीं है, क्योंकि इंडिया की लोकल स्पीसीज नहीं है ये, इंडिया में केवल माइग्रेट करती है, इसलिए इसका हमारे पास कोई भी डाटा प्रॉपर नहीं है। अपेंडिक्स में देखो 2 में है, क्योंकि वनरेबल हो गया। क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड वो ज्यादातर किसमें आती है, अपेंडिक्स 1 में आती है, लेकिन CMS के अपेंडिक्स 1 में है ये। हंटिंग एंड पोचिंग की जाती है, जाहिर सी बात है। देखो मिडिल ईस्ट में इसकी हंटिंग की जाती है, इसके मीट के लिए की जाती है इसको। इंडिया पाकिस्तान में भी इन लेवल पोचिंग की जाती है इनकी। हैबिटाट इसका लॉस हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है। जब जानवर घासों को चर जाएंगे तो ये बेचारे कहां पर रहेंगे। कंजर्वेशन एफर्ट, UAE गवर्नमेंट भी इसको बचाने का प्रोग्राम चला रही है। इंडिया में डेजर्ट नेशनल पार्क यहां पर चल रहा है,
गुजरात के कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, देख लेंगे इसको। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और हमारे साइट से आपको कई सारे प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। सीसेट क्रैक का प्रोग्राम दिया जा रहा है, फिल्म्स का प्रोग्राम हमारे पास चला, मेंटरशिप चल रहा है। इसमें से जो भी कोर्सेस लेने हो आप हमारे इंक्वायरी नंबर या साइट पे विजिट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।